राहुल जब चंडी मंदिर पहुंचा, वहां पर राजशेखर अंकल और मुखिया जी चंडी मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर राहुल का इंतजार कर रहे थे। राहुल के वहां पहुंचते ही वे दोनों झट से मंदिर से बाहर आए। वे दोनों काफी सहमे हुए नजर आ रहे थे। राहुल के कार के करीब आकर थोड़ा नीचे झुककर राजशेखर अंकल ने कहा, विधि हो गई? राहुल ने कहा, हाँ। आप लोग इतने डरे हुए क्यों? आपको नहीं पता सरी बाबू, आपके जाने के बाद पहाड़ी वाले बाबा अजीब बर्ताव करने लगे। उन्होंने मुझ पर और राजशेखर जी पर हमला भी किया। हम लोग काफ़ी डर गए और किसी तरह बचते बचाते चंडी मंदिर में जाकर छुप गए। हम दोनों ने अंदर से ही झांक कर देखा, वह यहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति को मार पीट कर भगाने लगे और अंत में जब कोई नहीं मिला तो गांव की तरफ चल दिए। मुखिया जी ने कहा, यह कैसी विपत्ति है। चलिए हम चलकर देखते हैं कि गांव में वह क्या कर रहे हैं। रात के 11 बजे यदि वह कुछ गड़बड़ कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? उन्हें ढूंढना होगा। राहुल ने अपने मोबाइल की स्क्रीन क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा। तभी राजशेखर अंकल की नज़र राहुल के पैरों पर पड़ी। उसकी पैंट में खून लगे हुए थे। राजशेखर अंकल ने कहा, राहुल बाबा, आपके पैरों से खून आ रहा है, आपको अभी अस्पताल चलना चाहिए। राजशेखर अंकल ने परेशान होते हुए कहा। राहुल बोला, अंकल मैं ठीक हूँ, पर यदि पहाड़ी वाले बाबा नहीं मिले तो पता नहीं सुबह तक क्या क्या उत्पात मचा देंगे। उनका मिलना बहुत ज़रूरी है। राहुल ने यह कहते हुए कार का दरवाज़ा खोल दिया। मुखिया जी कार में पीछे का दरवाज़ा खोलकर बैठ गए। राजशेखर अंकल आगे की तरफ बैठ गए। इसके बाद राहुल ने स्टीयरिंग को गांव की तरफ घुमाते हुए गाड़ी को स्पीड पकड़ा दी। वह लोग रात के 1 बजे तक गांव में इधर से उधर घूमते रहे, लेकिन पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी पहाड़ी वाले बाबा कहीं नहीं मिले। राहुल ने कार को मुखिया जी के घर की तरफ मोड़ा और कहा कि अभी तो रात ज़्यादा हो गई है, हम लोग कभी अभी आराम कर लेते हैं, कल उन्हें ढूंढ लेंगे। इसके बाद राहुल ने मुखिया जी को घर पर छोड़ा और फिर होटल की तरफ चल दिया। रास्ते में राजशेखर अंकल से पूछा, हुआ क्या था मंदिर के पास? मुझे लगता है कि किसी ने पहाड़ी वाले बाबा को अपने वश में कर लिया था। नहीं तो अचानक किसी का यूं ही स्वभाव बदलना मुमकिन नहीं है, राजशेखर अंकल ने अपने सामने देखते हुए कहा। राहुल ने कहा, वश? वश में आप कैसे कह सकते हैं? राजशेखर अंकल बोले, मैंने खुद अपनी आंखों से इस घटना को होते हुए देखा है। आपके जाने के तुरंत बाद वह हमें कहने लगे कि आप लोग मंदिर में चले जाइए, आप सभी के लिए सही है। फिर अचानक वह ज़मीन पर गिर गया, मानो जैसे उनका अपने शरीर पर संतुलन ना हो। जब तक होटल आ गया, राजशेखर अंकल ने कहा, यह बातें हम बाद में करेंगे, अभी रात ज़्यादा हो चुकी है। इसके बाद राहुल ने अपनी फर्स्ट ऐड की और सो गए। सुबह जब राहुल सोकर उठा तो वह फ्रेश होकर सबसे पहले गांव में ही गया। गांव जाने के बाद उसने चारों तरफ काफ़ी शांति देखी। उसे लगा कि कुछ नहीं हुआ है। तब तक राजशेखर अंकल भी राहुल के पास पहुंच चुके थे। राहुल ने फिर से सवाल किया, आप कैसे जानते हैं वशीकरण के बारे में? राजशेखर अंकल ने कहा, मैंने कई किताबों में पढ़ा है, वशीकरण के बाद इंसान अचानक बदल जाता है, लेकिन वशीकरण के लिए उस इंसान के शरीर का कोई ना कोई हिस्सा तो चाहिए, अन्यथा बगैर हिस्सा के कोई बड़ा तांत्रिक ही उसे वश में कर सकता है, लेकिन सिर्फ सीमित समय के लिए। तभी वहाँ मुखिया जी पहुँचे और उन्होंने कहा कि आज सुबह ही पहाड़ी वाले बाबा की लाश कुछ गांव वालों को मिली। वही लगभग 4 बज रहे थे। पुलिस केस न हो इसलिए हम लोगों ने इस लाश को जलाने के लिए सूर्योदय से पहले ही कब्रिस्तान ले गए, लेकिन लाश को कब्रिस्तान ले जाते ही वह एक काली भस्म में बदल गई। फिर हम लोग डर गए और उसे वहीं छोड़कर चले आए। राहुल ने कहा, यह क्या हुआ? यह तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। राजशेखर अंकल ने कहा, यह उसी वशीकरण का प्रभाव है। तांत्रिक ने पहाड़ी वाले बाबा को अपने वश में किया और उन्हीं के हाथों उन्हीं को मरवा दिया। मुखिया जी बोले, हाँ, पोस्ट मास्टर साहब भी यही कह रहे थे। गांव वाले परेशान न हो इसलिए मैंने उन्हें चुप करवा दिया। पोस्ट मास्टर साहब वे कौन हैं? राहुल ने पूछा। मुखिया जी ने कहा, यह हमारे गांव के डाकिया हैं। वह पहाड़ी वाले बाबा के बचपन के मित्र थे। राहुल ने कहा, आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ मिलेंगे वैसे हमें यह पोस्ट मास्टर साहब? क्या इनके घर ले चलेंगे हमें? मुखिया जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं, शायद उनसे कुछ ज़्यादा पता लग जाए। लेकिन वह तो अभी पोस्ट ऑफिस में हैं। पीछे सामदेव अंकल खड़े थे। उन्होंने कहा, मुखिया जी यदि आप मेरी एक बात माने तो मैं आपको
बताऊंगा। मैं कल शाम को कॉटेज के बाहर पहरेदारी करके बस आ ही रहा था, फिर तभी यह साहब कॉटेज के पास आए और कुछ तंत्र किया। उसके बाद वह बिना डरे करमनी कॉटेज में एक झोले के साथ घुस गए। फिर वहां से यह काफ़ी देर बाद बाहर आए, लेकिन अब की बार वह झोला इनके पास नहीं था। हो न हो इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। सामदेव ने ही राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुखिया जी बोले, सामदेव तुम मेरी बात सुनो। यह जो शहरी बाबू हैं, इनकी उसी विधि के कारण हम लोगों के गांव में जो घर गिर रहे थे वह गिरना बंद हुए हैं, और शहरी बाबू के कॉटेज में जाने की वजह से तुम इन्हें भूल गए हो। यह सब छोड़ो, तुम पहले पोस्टमास्टर को बुला लाओ, हमें उनसे बात करनी है। हम अपने घर पर मिलेंगे। ऐसा सामदेव से कहकर मुखिया जी राहुल को अपने साथ उनके घर पर चलने के लिए कहते हैं। राहुल और राजशेखर अंकल दोनों मुखिया जी के साथ जाने लगे। रास्ते में राहुल ने बताना शुरू किया कि जब मैंने दूसरी विधि की तब मुझे पानी में एक हार दिखाई दिया था, जिसमें से एक हीरा गायब था। उसमें 9 हीरे लगे हुए थे, जो करमनी की एक मूर्ति के गले में थी, और बाएं तरफ कोई तांत्रिक लड़की का चेहरा आ रहा था कि चंदन पूरे पानी में फैल गया। कहीं वह नवकस्तूरी हार तो नहीं? राजशेखर अंकल ने कहा। नवकस्तूरी हार, यह क्या होता है? राहुल ने पूछा। राजशेखर अंकल ने कहा कि मैं भी कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा हूँ, यह इस युग में कहाँ संभव है। तब तक मुखिया जी का घर आ गया था। तीनों बरामदे में बैठ गए। राहुल ने कहना शुरू किया, यह कर्मनी थी कौन? अब यह तांत्रिक कौन है? पहाड़ी वाले बाबा को उसने क्यों अपने वश में किया था, और उनसे उसकी क्या दुश्मनी थी? कर्मनी को लोगों का घर गिराकर क्या मिलेगा? गांव वालों से उसकी क्या दुश्मनी है? इसके सारे सवाल के जवाब अभी पता करने हैं। साथ में उसका दुश्मन जो उसे उसकी मौत के बाद भी मरवाना चाहता है, वह कौन है? वह क्यों करमनी को मरवाना चाहता है? रोहिणी कहाँ है? उस हार का एक हीरा कहाँ है? यह सारे सवाल का जवाब क्या मैं ढूंढ पाऊंगा? राजशेखर अंकल ने कहा कि राहुल बाबा, अब समय भी कम है। कल प्रथम चांद की रात थी। इस महीने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी एक ही दिन है, जिस वजह से पूर्णिमा 3 दिन पहले यानी आज का दिन छोड़कर 11 दिन बाद है। मुखिया जी ने कहा, शहरी बाबू, आपको मैंने पहले ही कहा था कि कर्मनी एक रहस्य की जाल है, जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अभी तो कई और सवाल बाकी हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। तब तक पोस्ट मास्टर साहब आ गए। उन्होंने आते ही कहा, क्या काम है मुखिया जी? मुझे कुछ चिट्ठियाँ पहुँचाने भी जाना है। मुखिया जी ने कहा, पोस्ट मास्टर साहब, चिट्ठियाँ आप कल पहुँचा लीजिएगा। अभी आप शहरी बाबू के कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। पोस्ट मास्टर साहब ने पूछा, कौन है यह शहरी बाबू और क्या जानना चाहते हैं मुझसे? ऐसा सुनकर राहुल ने अपने बारे में सब कुछ पोस्ट मास्टर साहब को बताया, और उनके दोस्त यानी पहाड़ी वाले बाबा के साथ हुई घटना भी बताई। पोस्ट मास्टर साहब ने कहा, हाँ बाबू, मैंने तो पहले ही बताया था मुखिया जी को कि यह किसी तांत्रिक के वशीकरण का असर है। राहुल ने कहा कि मैंने सुना कि आप पहाड़ी वाले बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, मैं और आकर्ष दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो फिर मेरी मदद कीजिए, उनके बारे में आप जो भी जानते हैं वह हमें बताइए, क्योंकि हम पहाड़ी वाले बाबा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। पोस्ट मास्टर साहब ने कहा कि उसके गांव छोड़कर जाने के कारण और उसके बाबा बनने की वजह जानना चाहते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल। राहुल ने आशा भरे नज़रों से देखा। पोस्ट मास्टर साहब ने कहा, तो शहरी बाबू, मैं आपको बता दूं, आकर्ष का एक बड़ा भाई था जो उससे 1 मिनट बड़ा था। प्रिंस नाम था उसका। उसने इंटर करने के बाद ही लव मैरिज कर ली थी। उसी की वजह से आकर्ष अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बन गया। मैं उसके भाई से तो कभी नहीं मिला, पर आकर्ष बताता था कि उसकी भाभी बहुत खूबसूरत है। हालांकि प्रिंस की शादी के कुछ दिनों बाद उसके दिमागी हालत खराब हो गई थी। तो फिर क्यों पहाड़ी वाले बाबा करमनी कॉटेज और चंडी मंदिर में नहीं जाते थे? राहुल ने पूछा। क्योंकि उसे श्राप मिली थी, पोस्ट मास्टर साहब ने कहा। कब? मुखिया जी के मुंह से अवाक ही निकल गया। किसने? राजशेखर अंकल मुखिया जी के साथ ही बोल पड़े। पोस्ट मास्टर साहब ने दोनों की तरफ एक नज़र डाला और फिर वापस राहुल की तरफ मुड़कर कहने लगे, जब वह घर से गया था तो चलते चलते वह काफ़ी दूर निकल गया। कुंभ के मेले में से आ रहे एक नागा साधु के पीछे वह कंदराओं तक पहुंच गया। जिस साधु के पीछे वह गया था, उस साधु ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे आकर्ष था। अपनी सिद्धियों से वह समझ गया कि आकर्ष के साथ क्या हुआ है। वह बोले, बच्चा, तुम अभी जिस मार्ग पर जा रहे हो वह गलत है। मेरी बात मानो, तुम वापस चले जाओ। आकर्ष बोला, बाबा, मैं अब इस दुनिया से उब चुका हूँ।
मुझे भी सन्यासी जीवन व्यतीत करना है। साधु ने कहा, बच्चा एक बार समझ ले, एक बार तुम सन्यासी बने तो तुम में सिर्फ महाकाल के हो जाओगे। उसके बाद यदि तुम घर जाने की सोचोगे भी तो नहीं जा सकते। आकर्ष ने कहा, मैं तैयार हूँ बाबा। सिर्फ 5 साल तक उस नागा साधु से आकर्ष ने दीक्षा ली, लेकिन 5 साल बाद उसने कहा, बाबा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इस पर नागा साधु ने क्रोधित होते हुए कहा, वत्स, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस मार्ग पर मत चलो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। अब सिर्फ तुम महाकाल के हो, जहाँ भी तुम कदम रखोगे वहाँ सिर्फ अहित ही होगा। तुम अब समाज के लिए नहीं हो। यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरी इस बात का ख्याल जरूर रखना। इसी वजह से आज तक पहाड़ी वाले बाबा गांव में या उस कर्मनी कॉटेज में नहीं गए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। शहरी बाबू, आपको इससे अधिक जानकारी नागा साधुओं से मिलेगी। इतने में राजशेखर अंकल बोल पड़े, राहुल बाबा, मैंने भी सुना है नागा साधुओं के बारे में कब्रिस्तान ही उनका घर होता है। शायद कर्मनी के विषय में वे आपकी कोई मदद कर सकें। राहुल ने कहा, तो फिर ठीक है, बात रोहिणी की है और इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है, इसलिए मैं कल नागा साधुओं की तलाश शुरू कर देता हूँ। टू बी कंटिन्यू। आगे पढ़िए। कर्मनी की आत्मा ने राहुल को खींचा अपने कॉटेज में। कर्मनी ने बताया राहुल को अपना पूरा सच। थैंक्स फॉर